हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का सेगमेंट हम लोगों का ये चल रहा है, जिसमें हम लोग बेसिक स्तर पर इंडिया के बारे में देखे हैं कि अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार इसका क्या है, इसके पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं, कौन सा टाइम जोन भारत से होकर के गुजरता है, और ये तमाम सारी चीज़ें, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी समुद्री जो सीमाएं हैं उसमें किन किन चैनलों के माध्यम से कौन कौन से कंट्री अलग होते हैं, ये तमाम सारे विषयों पे हम लोगों ने चर्चा की और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इंडिया के बारे में देखा। अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में अंदर के सेगमेंट्स में एंट्री कर रहे हैं, जिसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कुछ ऐसी भूगर्भीय हलचलों के माध्यम से जो पर्वत निर्माणकारी संरचनाओं के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इसके बाद में हम लोग आगे के क्रम में देखते जाएंगे कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या पृथ्वी की कौन कौन सी हलचलें हुई हैं, इनके माध्यम से तो खैर हम लोग आज पढ़ेंगे। आगे के क्रम में हम लोग ये देखेंगे कि जो इंडिया है, इंडिया को कितने भागों में बांटा गया है प्राकृतिक आधार पर। इसका उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में, तटीय क्षेत्रों के बारे में, इन तमाम सारे विषयों के बारे में हम लोग गहनता से अध्ययन करते जाएंगे। आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है, इससे निश्चित तौर से एक आध क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये सेगमेंट सीधा डायरेक्टली मिलता नहीं है, तो कठिन अपने आप में हो जाता है। और भारत में कितने पर्वत श्रेणियाँ हैं, कहाँ कहाँ कौन से पर्वत हुए, कब इनका निर्माण हुआ, कौन प्राचीन है, कौन आधुनिक है, कौन वलित पर्वत के उदाहरण है, कौन ब्रह्मोत्स पर्वत के उदाहरण हैं, इस तरह की तमाम सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और जानेंगे हम लोग कि जो पूरे विश्व में जो पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी के निर्माण के समय में जितनी भी भूगर्भीय हलचलें हुई हैं, उन चारों हलचलों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। उन चारों हलचलों के परिणाम स्वरूप जो विश्व में कुछ पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है, साथ ही साथ भारत में उसमें कौन सी पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये तमाम सारी चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें जानना चाहिए। एक यूपीएससी के विद्यार्थी को या किसी भी कंपटीशन के विद्यार्थी को एक मूलभूत चीज़ें हैं जो कि पता होना बहुत ही मस्ट है। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो 4 प्रकार की हलचलें हुई हैं पृथ्वी पर, पर्वत निर्माणकारी हलचलें जो हुई हैं, उन चारों हलचलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और समझते हैं इन हलचलों का परिणाम फिर क्या हुआ धरातल पर और किन किन पर्वतों का उस परिणाम स्वरूप क्या निर्माण हुआ और किस काल में वो हलचलें हुई। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि कौन सी पर्वत निर्माणकारी घटना से कौन से पर्वत का निर्माण हुआ या किस काल में कौन सी हलचल जो है किस काल में हुई। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों और समझते हैं इसके बारे में। देखिए, मैंने बताया अभी आपको कि कुल 4 प्रकार की हलचलें हुई हैं। तो इसको अगर हम देखें पर्वत निर्माणकारी चरणों में अगर हम बात करते हैं तो कुल 4 चरण रहे हैं, जिन 4 चरणों में पर्वतों का निर्माण हुआ है। भारत के संपूर्ण पर्वतों का निर्माण जो है इन 4 गतिविधियों के माध्यम से हुआ है। और भारत ही क्यों, विश्व के संपूर्ण पर्वतों का निर्माण इन्हीं 4 एक्टिविटीज, इन्हीं 4 हलचलों या इन्हीं कहिए कि 4 हलचलों के माध्यम से या पर्वत निर्माणकारी घटनाओं के माध्यम से पर्वतों का निर्माण हुआ है। ये इसके अलावा और कोई एक्टिविटीज़ नहीं रही हैं, कोई ऐसी गतिविधि नहीं रही जिससे पर्वतों का निर्माण हो। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। तो पहला चरण रहा है जिसमें चरणीय हलचल हुई, जिसे चरणीय हलचल के नाम से जाना जाता है या इसको ही पर्वतीकरण कह सकते हैं आप। चरणीय हलचल या चरणीय पर्वतीकरण, इसको कह सकते हैं पर्वतीकरण। चरणीय हलचल एवं चरणीय पर्वतीकरण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो चरण रहा है पर्वतों के निर्माण के क्रम में, उसमें आपने देखा है कि द्वितीय हलचल जो रही है वो कैलिडोनियन हलचल या पर्वतीकरण के परिणाम स्वरूप पर्वतों का निर्माण हुआ। पर्वतीकरण इसको कह सकते हैं, पर्वतीकरण चाहे हलचल कहिए या पर्वतीकरण कहिए, कोई दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तीसरा जो चरण रहा पर्वतों के निर्माण के क्रम में वो हर्षिनियन हलचल के परिणाम स्वरूप पर्वतों का निर्माण हुआ। और चौथा जो क्रम आपका रहा है, चतुर्थ चरण जो रहा है, यानी कि जो फाइनल चरण जिसे आप कह सकते हैं, ये अल्पाइन हलचल या अल्पाइन पर्वतीकरण के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 प्रकार की हलचलें, इनको आपको मालूम होना चाहिए। चरणीय हलचल, कैलिडोनियन हलचल, हर्षिनियन हलचल और अल्पाइन पर्वतीकरण। ठीक है, तो ये 4 क्रम आपको बिल्कुल जबान पे आपके रटे होने चाहिए, आपके दिमाग में ये बिल्कुल
सेट हो जाना चाहिए कि सबसे प्राचीन जो हलचल रही है वो चर्नियन हलचल रही है, इसके बाद में आपका कैलिडोनियन हलचल है, इसके बाद आपका हर्सिनियन हलचल है और इसके बाद अल्पाइन पर्वतीकरण है या अल्पाइन हलचल के नाम से उसे आप जानते हैं। तो कुल 4 प्रकार की हलचलें हुई हैं और ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण और चतुर्थ चरण के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि पर्वत निर्माणकारी जो चरण रहे हैं, द्वितीय चरण में कौन सी हलचल रही है, द्वितीय चरण में कौन सी हलचल रही है, तो कैलिडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप रही। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन बनते हैं तो, और इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या होते हैं वो चीजें देखते हैं और किस काल में रहा है वो भी चीजें देखते हैं। तो आइए कि पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला है प्रथम चरण है, जिसे चर्नियन हलचल या चर्नियन पर्वतीकरण के नाम से जाना जाता है। यह सबसे प्राचीन जो है हलचल है और जब पृथ्वी पर एक तरह से कहिए, जब पृथ्वी पहली बार जब ठंडी हुई, गर्म तप्त लावे के रूप में जब पहली बार ठंडी हुई पृथ्वी, तो उस समय ये हलचल हुई थी। और ये जो संपूर्ण हलचल हुई है ये आपको आग्नेय चट्टानों से निर्मित सारे पर्वत मिलेंगे आपको। तो ये जो है प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में पर्वत निर्माणकारी घटना हुई है। तो ये काल भी आप याद रखिएगा, प्री कैम्ब्रियन युग में। मैं काल का क्रम भी आप लोगों को बता दूंगा। अभी यहाँ पर इतनी चीजें हैं जो मूल सब्जेक्ट यहाँ पे है, पर्वतों के निर्माण के संदर्भ में वो आपका विषय है। जब मैं ये सारी चीजें बताऊंगा कालक्रम, तो वहां पर और स्पष्ट तरीके से आपको कालक्रम का क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा। तो प्री कैम्ब्रियन महाकाल में पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया को चर्नियन हलचल के नाम से जाना जाता है। प्री कैम्ब्रियन काल जो सबसे प्रारंभिक काल रहा है, कैम्ब्रियन काल के पहले का काल जो रहा है, वह प्री कैम्ब्रियन काल में पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया को चर्नियन हलचल के नाम से जाना जाता है। इस काल में प्रायः आग्नेय चट्टानें ही पाई जाती हैं, जैसा कि अभी आपको बताया मैंने कि शुरुआती दौर में जो पृथ्वी तुरंत ठंडी हुई थी, इसमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म का अभाव पाया जाता है इसमें। इस काल में प्राय आग्नेय चट्टानें ही पाई जाती हैं। इस हलचल द्वारा सुपीरियर झील, अब थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि इस हलचल के परिणाम स्वरूप विश्व में किन किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ। तो देखो कुछ चीजें होंगी भाई ना, कि कुछ चीजों का धरातल पर जब कोई भूगर्भिक हलचल होगी तो कुछ धरातल होगा जो ऊपर को उठेगा और कुछ धरातल होगा जो नीचे को धंसेगा। तो मूल रूप से हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं ऊंचे और नीचे भागों को। तो नीचे भाग जो इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे और जो ऊंचे भाग उठ गए यानी जो पर्वत बन गए उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, इस हलचल के परिणाम स्वरूप क्या होता है, यूएसए के क्षेत्र में सुपीरियर झील के समीपवर्ती भागों में, सुपीरियर झील के जो समीपवर्ती जो हिस्से हैं उन भागों में, तथा भारत के धारवाड़ जो कि कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, धारवाड़, छोटा नागपुर पठार, झारखंड वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, छोटा नागपुर का पठार, दिल्ली क्रम की चट्टानें, अरावली पर्वत का विकास इसी महाकल्प में हुआ है। तो अरावली पर्वत श्रेणी को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और अरावली पर्वत श्रेणी का ही विकास जो है आपका दिल्ली में स्थित, आप किसी क्रम में ही आप देखेंगे अरावली की जो पहाड़ी का जो आगे का विस्तार है जो दिल्ली तक चला जाता है, रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है या इसी को दिल्ली क्रम की चट्टानों के नाम से भी जाना जाता है। तो रायसीना हिल्स जो कि राष्ट्रपति भवन जिस पर स्थित आपका है, आप देखे होंगे जब टीवी में आपको दिखाता है तो उसमें ऊंची नीचे हिस्से भी दिखाते हैं। राष्ट्रपति भवन के सम्मुख के जो हिस्से होते हैं काफी ऊंचे और नीचे दिखाई देते हैं। वो पूरी तरह से वो बिल्डिंग ही रायसीना हिल्स पे बनाई गई और रायसीना हिल्स ही अरावली पर्वत श्रेणी का आगे का विस्तार है वो। ठीक है, तो ये चीजें हुई। क्या क्या हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ इसी भूगर्भिक हलचल से। छोटा नागपुर पठार के हिस्से जो है, जो ऊंचे हिस्से उठ करके आ गए, पठार जो बना वो भी इसी काल में हुआ। दिल्ली क्रम की तमाम सारी चट्टानें जो मैंने आपको बताई हैं, रायसीना हिल्स वगैरह, इसी क्रम में निर्माण हुआ और अरावली पर्वत का विकास भी इसी महाकल्प में ही हुआ। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी का। और ये जो हलचल हो रही है बच्चों, ये सब क्या है, सब फोल्डेबल माउंटेन के हलचलें हैं। जरा ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी आप यहाँ पर हलचलें पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये सब मोड़दार पर्वतों के निर्माण के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन मोड़दार पर्वत से ही सारे पर्वतों का निर्माण हुआ है, मोड़दार पर्वतों से ही सारे पर्वतों का निर्माण हुआ है। अब उसमें जो पर्वत के पास जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जैसे भ्रंशोथ, अगर कहीं कोई भ्रंश बड़े हिस्से का भ्रंश बन जाता है तो उसे भ्रंशोथ पर्वत के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। वैसे मूल रूप से इन सभी पर्वतों का जो निर्माण हुआ है वो क्या है, फोल्डेबल माउंटेन यानी कि वलित पर्वतों के उदाहरण है, या इन्हीं को मोड़दार पर्वत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फोल्डेबल माउंटेन कहिए, चाहे वलित पर्वत कहिए, चाहे मोड़दार पर्वत कहिए, ये सारे एक हैं। तो सारे पर्वतों की हलचलों के द्वारा ये सब फोल्डेबल माउंटेन के रूप में रहे हैं। बाकी उन्हीं क्षेत्रों में कहीं कहीं जमीनें
धंस गई हैं, नीचे की तरफ ज़्यादा धंसाव हो गया है तो कुछ इससे उठ गए हैं। तो ये जो नीचे धंसने और उठने वाली जो स्थिति बनी है, इसी कारण से उसे फोल्डेबल माउंटेन ना कह करके उसे जो है हम लोग भ्रंशोत पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें चर्नियन हलचल के परिणाम स्वरूप हुई हैं। तो छोटा नागपुर पठार आप मिलेगा, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो मिलेगा आपको, दिल्ली क्रम की चट्टान है, अरावली पर्वत श्रेणी का, और साथ ही साथ सुपीरियर झील यानी कि जो आपका यूएसए का सुपीरियर झील का जो क्षेत्र है उसके पास के जो पहाड़ी क्षेत्र मिलते हैं वो भी चर्नियन हलचल के परिणाम स्वरूप ही बने हुए हैं। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन धारवाड़ी चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब धारवाड़ की जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानें हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो सेंस लिख रहा है यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानों से निर्मित, धारवाड़ीय चट्टानों से बना हुआ है। आगे चल करके हम लोग धारवाड़ चट्टान वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल सारी चीजें करेंगे, वहाँ और अच्छे से एक्सप्लेन इसके बारे में हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पर इतना जान लीजिए कि धारवाड़ की क्रम की जो चट्टानें हैं धात्विक चट्टानें हैं, और या ये कहिए कि जितना भी प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा बना है ना भाई, वो सब आग्नेय चट्टानों का बना हुआ है, निर्मित है, और ये जीवाश्म रहित है, जीवाश्म युक्त नहीं है। क्योंकि आग्नेय चट्टानें हैं तो जीवाश्म रहित है ये। ठीक है, तो चट्टानों से निर्मित है। अपक्षय एवं अपर्दन के कारण आज यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में बात कर रहा है कि वर्तमान समय में इसका इतना अपक्षय व अपर्दन हुआ है कि यह अवशिष्ट के रूप में ही बचा हुआ है, न कि अब एक फोल्डेबल माउंटेन के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो है तो वो अगर देखा जाए, अगर बात कोई पूछता है कि मूल रूप से हम कहें कि अरावली पर्वत श्रेणी किस तरह की पर्वत श्रेणी है, तो फोल्डेबल माउंटेन है, लेकिन उसका जो हिस्सा आज वर्तमान समय में बचा हुआ है वह अवशिष्ट भाग के रूप में बना हुआ है। इस नाते उसको फोल्डेबल माउंटेन न कह करके अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत है, लेकिन उसका निर्माण जो हुआ था वो मोड़दार पर्वत के रूप में ही हुआ था, और वर्तमान समय में वो अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। आपको क्लियर? इतनी चीजें हुई हैं प्रथम चरण में। चर्नियन हलचल में यह किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग की बात हो रही है। दूसरी हलचल की बात करते हैं, कैलिडोनियन हलचल या कैलिडोनियन पर्वतीकरण का जो काल रहा है, ये सिल्यूरियन महाकल्प के कैलिडोनियन हलचल के द्वारा इसका निर्माण, मतलब काल रहा है इसका। सिल्यूरियन महाकल्प के कैलिडोनियन हलचल द्वारा किनका निर्माण हुआ है इस काल में? अपलेशियन पर्वत श्रेणी का नाम सुन रहे हैं आप। अपलेशियन पर्वत श्रेणी आपकी कहां पड़ती है भाई? अपलेशियन पर्वत श्रेणी यूएसए के पूर्वी हिस्से में पड़ती है आपको। ठीक है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। वहीं पर आप बात करेंगे स्कॉटलैंड की, बात करेंगे यूरोपियन क्षेत्र आप बात हो रही है, स्कैंडिनेवियाई देश में आप देखेंगे तो उनके बारे में आप जानेंगे। तो आपने देखा कि अपलेशियन पर्वत श्रेणी जो कि यूएसए का क्षेत्र बन रहा है, स्कॉटलैंड का जो क्षेत्र बन रहा है, आप जान रहे हैं कि ये यूके का क्षेत्र, इंग्लैंड के पास वाला जो क्षेत्र मिलकर के बना हुआ है, वहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्रों का जो निर्माण हुआ वो इसी काल में हुआ है, कैलिडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप हुआ है। साथ ही साथ स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में बात करें तो स्कैंडिनेवियाई देश आप देख रहे हैं, जो 5 कंट्री हैं आपको, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, ये 5 जो कंट्री आपके बनते हैं, उनके आसपास के जो पर्वतीय क्षेत्रों का जो निर्माण हुआ है, विकास हुआ है, सब इसी हलचल के परिणाम स्वरूप हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पर्वतों का निर्माण हुआ है तथा भारत में कुड़प्पा भूसन्नति से कुड़प्पा काल की जो कि आपने देखा है, इस काल में आपका चर्नियन हलचल के परिणाम स्वरूप जो कुड़प्पा एक तरह से कहिए राजस्थान कर्नाटका के जो क्षेत्र रहे हैं, कुड़प्पा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में पड़ता है आपका, तो उस क्षेत्र का जो आपका भूसन्नति जो है उसका ही विकास आगे चल करके देखेंगे तो आंध्रा के से होते हुए आगे बढ़ते हुए, और ये पूरी तरह से आपका पूर्वी घाट पूरी तरह से कवर किया हुआ हिस्सा रहता था ये, और जिसको कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब जो नदियां हैं आपकी हैं, गोदावरी है, ये इन लोगों ने काट करके मतलब जो है उसका निर्माण कर दिया है। तो कुड़प्पा भूसन्नति से पूर्वी घाट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम किताबों में आपको मिलेगा नहीं बेटा। तो पूर्वी घाट की उत्पत्ति हुई, तो पूछता है इसमें, आप लोगों ने देखी। और एक चीज मैंने अभी आपसे कह दी कि कुड़प्पा भूसन्नति कर्नाटक का ये नहीं है, ये आंध्रा का डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका, और आंध्रा का पूरा क्षेत्र लेते हुए इवन आपका मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के हिस्सों तक ही बढ़ जाता है। बहरहाल आपको समझना यहाँ पे पूर्वी घाट के संदर्भ में है, तो आंध्रा का जो हिस्सा है और उसके आगे का पूर्वी जो हिस्सा है, तो कुड़प्पा भूसन्नति का जो यानी कि जो एक तरह से निम्न भूमि का जो क्षेत्र रहा है उससे पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें भारत के कुड़प्पा भूसन्नति से पूर्वी घाट पर्वत की उत्पत्ति हुई।
ठीक है। तो पूछेगा किससे हुए, तो कुड़प्पा भूसन्नति के पूर्वी से ही पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। और पूर्वी घाट की उत्पत्ति है जो विभिन्न नदियों द्वारा, यानी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इस तरह की जितनी भी नदियां हैं जो पूरब की तरफ जाती हैं, उन्होंने क्या किया, इस पूर्वी घाट को कई जगहों पे कई भागों में काट दिया है, तो कई भागों में विभक्त आपको मिलेगा, ठीक है। जब हम प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे उत्तरी सरकार किसे कहते हैं और तमाम सारे जो हिस्से बटे हुए हैं उनके बारे में तमाम सारी चीज चर्चाएं करेंगे। तो ये आप आपने जान लिया कि कुड़प्पा जो भूसन्नति है उससे पूर्वी घाट का निर्माण हुआ है। और किस काल में हुआ है, कैलिडोनियन पर्वत निर्माणकारी हलचल में। और ये हुआ कब है, सिल्यूरियन महाकल्प के पीरियड में हुआ है, ठीक है। और तृतीय चरण होता है पर्वत निर्माणकारी जो घटना है, वो तृतीय चरण जो रहा है वो हर्षिनियन हलचल के परिणाम स्वरूप रहा है बच्चों। हर्षिनियन हलचल के परिणाम स्वरूप इसका तृतीय चरण हुआ है। यह काल पीरियड जो रहा है यह पर्मियन काल, ठीक है, पर्मियन काल के हर्षिनियन हलचल के फलस्वरूप बने भ्रंशों के कारण जो है कुछ पर्वतों का निर्माण हुआ। जैसे यूरोप वगैरह में बात करेंगे तो ब्लैक फॉरेस्ट की बात होगी, वासजेस होगा, स्पेनिश मसेटा का जो पठार है उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्पेन का मसेटा का जो पठार है काफी फेमस है, वो भी किस काल से, हर्षिनियन हलचल के परिणाम स्वरूप, जो कि तृतीय पर्वत निर्माणकारी जो गतिविधियां रही हैं, एक्टिविटीज रही हैं पर्मियन काल में, इन सब का निर्माण हो रहा है। तो क्रम भी आप ध्यान रखिएगा, कौन प्राचीन है कौन आधुनिक है। तो इस क्रम में आप चलते आ रहे हैं कि ये जो क्षेत्र पूरे पड़ रहे हैं, सुपीरियर झील का जो क्षेत्र पड़ रहा है, या भारत के छोटा नागपुर, धारवाड़, दिल्ली क्रम की चट्टानें, अरावली, ये सबसे प्राचीन हो जा रही हैं। फिर इस क्रम में आप आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं तो अपलेशियन पर्वत श्रेणी की बात हो रही है, चाहे स्कॉटलैंड के पर्वत श्रेणी क्षेत्रों की बात हो, या स्कैंडिनेवियाई देशों में के पर्वतों का निर्माण के क्रम की बात हो, या इसके अलावा हम बात करें पूर्वी घाट की बात हो। इसके बाद के क्रम तृतीय श्रेणी में आएंगे, और तृतीय श्रेणी में जब आएंगे तो उसमें ब्लैक फॉरेस्ट वगैरह, वासजेस है, स्पेनिश मसेटा का जो पठार है, अल्टाई है, थ्यानसान पर्वत श्रेणी है, अपलेशियन पर्वत के कुछ भागों का निर्माण, जैसे अपलेशियन पर्वत का तो निर्माण हुआ था, उसके कुछ भागों का शेष, चूंकि हर एक ही काल में पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ है, आगे के क्रम में भी होते रहे हैं वो, तो गतिविधियां जैसे रही हैं तो बाकी के क्रम में भी बढ़ते रहे। तो अपलेशियन पर्वत श्रेणी का जो स्टार्टिंग हुई इस काल में हुई, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आगे के क्रम में मिलेगा आपको, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों पर प्रारंभ कब हुआ, पूर्णता को कब प्राप्त किया, ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। तो पूर्णता की बात अगर करेगा तो आप इसमें करेंगे किसके, अपलेशियन पर्वत श्रेणी की, और बिगिनिंग की बात करेंगे यानी पर्वत बना कब, तो वो बात करेंगे आप द्वितीय चरण में, यानी कैलिडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप बना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अपलेशियन पर्वत के कुछ भागों का निर्माण हुआ। भारत में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यानी विंध्याचल के बारे में आप जान रहे हैं, सतपुड़ा की पर्वत श्रेणी विंध्य भूसन्नति से उत्पन्न हुआ था। विंध्य भूसन्नति से ही इन पर्वतों का निर्माण हुआ था। कौन कौन से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। तो आप ध्यान रखिएगा, पूर्वी घाट इनसे भी प्राचीन हो गया, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी और ये तमाम सारे जो आपके छोटा नागपुर का पठार वगैरह का जो क्षेत्र आपका पड़ रहा है, ये सब और भी प्राचीन हो गए। तो क्रम आपको थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है कि कौन कितना प्राचीन है और कितना आधुनिक है, इस क्रम को थोड़ा ध्यान में रखना होगा आपको। तो भूसन्नति से उत्पन्न हुआ, जो कि एक मोड़दार पर्वत है, फोल्डेबल माउंटेन है। ध्यान रखिएगा, ये देखिए विंध्याचल एवं सतपुड़ा विंध्यन भूसन्नति से उत्पन्न हुआ है, जो कि एक मोड़दार यानी फोल्डेबल माउंटेन है, यानी कि ये फोल्डेबल माउंटेन के उदाहरण रहे हैं। लेकिन इसके बीच में एक आपको भूसन्नति मिल जाती है, एक आपको बहुत निम्न भूमि का क्षेत्र मिल जाता है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, जिसमें से क्या होती है कि नर्मदा नदी ढाल पा जाती है पूर्वी क्षेत्र की, जो पूरे भारत का जो ढाल पूरब की तरफ है, लेकिन ये भ्रंश घाटी का एक निर्माण कर देते हैं। भ्रंश घाटी के निर्माण के कारण से ढाल इनको, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में एक ढाल मिल जाता है, जो ढाल पश्चिम की तरफ चला जाता है। उसमें से जो नदी बहती है वो नदी बह करके जाती है पश्चिम ढाल की तरफ बहती है। तो वो जो भ्रंश जो बना हुआ है, इस कारण से इस पर्वत को भ्रंशोत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, वही चीज है जो कि एक मोड़दार पर्वत है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा के मध्य एक भ्रंश घाटी स्थित है, दोनों के मध्य में एक भ्रंश घाटी स्थित है। इसमें नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की तरफ, वही जो मैंने आपको बताया, पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। बाकी शेष नदियों के बारे में आप नर्मदा और ताप्ती के अलावा शेष नदियों की बात करेंगे, जो कि इस मध्यवर्ती क्षेत्रों से निकलती हैं, सभी पूरब की तरफ बहती हैं। यही दो नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ रुक करके अपना बहती हैं। खासतौर से बीच वाले क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, एक तरह से प्रायद्वीपीय पठार के बीच वाले हिस्से की बात हो रही है, ठीक है। तो नर्मदा नदी पूर्व पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसी कारण से विंध्याचल एवं सतपुड़ा को मोड़दार पर्वत होने के बावजूद इसे भ्रंशित पर्वत
कहा जाता है। अभी मैंने बताया ना कि इसे भ्रंशोत पूछ लेगा एग्जाम में कि विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किस तरह की पर्वत श्रेणी, तो भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण आपको मिलेगा यहाँ पे, इसको आपको बताना पड़ेगा भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। लेकिन इनकी जो रचना हुई थी, निर्माण हुआ था, ये फोल्डेबल माउंटेन के रूप में ही हुआ था। लेकिन इनमें से समझने के लिए, क्योंकि सारी जो हलचलें हुई, सारी जो एक्टिविटीज हुई हैं, भूगर्भिक जो भी घटनाएं हुई हैं, उससे मोस्टली पर्वतों का फोल्डेबल माउंटेन का ही निर्माण हुए हैं। फिर इसके बाद में उनके अवशिष्ट, अगर वो अक्षय पर्दन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो अवशिष्ट पर्वत के रूप में, जैसे अरावली आप देख रहे हैं, और अगर कहीं कोई घाटी बहुत ज्यादा नीचे दब गई है, कोई हिस्सा बहुत ज्यादा दब गया है, कोई हिस्सा उठ गया है, तो वहां पर वो उस पर्वत को फिर भ्रंशोत पर्वत के रूप में जानने लगते हैं, नाम दे देते हैं। तो वही सेम स्थिति आपकी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतों की स्थिति है। अब आगे देखते हैं हम लोग चतुर्थ चरण की बात करते हैं। चतुर्थ में अल्पाइन पर्वतीकरण के नाम से जिसे जाना जाता है, और इसी में हमारे जो बृहद हिमालय है और जो लघु हिमालय है और मध्य हिमालय का जो शिवालिक हिमालय जो हमारा है, इन सब का निर्माण इसी काल में हमारा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो ये चतुर्थ चरण है, अल्पाइन पर्वतीकरण या हलचल है, इसे नाम से जानते हैं। इसका जो पीरियड रहा है बच्चों, वो एग्जाम में कई तरह से पूछता है, जैसे किस काल में हुआ है, तो सेनोजोइक महाकल्प में ये हुआ है, और इसी को ही टर्शियरी युग के नाम से भी जाना जाता है, टर्शियरी युग के नाम से भी जाना जाता है, या कह सकते हैं सेनोजोइक महाकल्प। पूछेगा अल्पाइन पर्वतीकरण कब हुआ, तो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ, या टर्शियरी युग में, युग के इयोसीन काल में अल्पाइन पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हुआ, जिसमें से भारत के बृहद हिमालय की बात करें, मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय की श्रेणियों का निर्माण इसी काल में हुआ, जो कि सबसे नवीनतम मोड़दार पर्वत के रूप में उदाहरण है। यानी कि हिमालय की जितनी भी श्रेणियां हैं, चाहे वो बृहद हिमालय हो, चाहे वो लघु हिमालय हो, या इसी को मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं, शिवालिक हिमालय की श्रेणियां हो, इन सभी का निर्माण जो है अल्पाइन पर्वतीकरण के साथ ही हुआ है। वो सबसे आधुनिक मोड़दार फोल्डेबल माउंटेन है। बाकी सारे भारत के जितने भी माउंटेन हैं, वो सभी इनसे प्राचीन माउंटेन हैं। और इसमें इसी कारण से आप देखते हैं कि इनमें इनकी एक्टिविटीज़, इनकी गतिविधियों में परिवर्तन हो रहा है, इनके निर्माण में परिवर्तन हो रहा है। इस नाते हिमालय की जो ऊंचाई के संदर्भ में बात करते हैं, 8,848 कहीं कहीं मिलता है 8,850। हालांकि अभी नया सर्वे जो आया है 8,848 पॉइंट समथिंग करके इसका जो सर्वे किया गया है, नेपाल और चीन ने जो सर्वे किया है, उस आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको मिल करके जो नया सर्वे हुआ है, तो हिमालय की ऊंचाई जो है 8,848.84 मीटर जो है, नए आंकड़े जो आए हैं वो उस आंकड़े के आधार पर इतना किया गया है। तो ये चीज़ें, तो उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ये चारों हलचलें आप समझ गए होंगे। प्रथम पर्वत निर्माणकारी जो चरण था, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। कौन से पर्वतों का निर्माण किस काल में हुआ, ये भी अच्छे समझ में आ गया। एक नंबर का क्वेश्चन 100% आपको किसी न किसी परीक्षा में मिलना है दोस्तों। इससे इसी तरह से मेहनत करिए खूब अच्छे से, और सारे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट तथ्यों के साथ हम लोग आपसे मिल रहे हैं, और एक सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो रही होगी। किसी को अगर कोई असुविधा होगी, वो अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, हम भरसक प्रयास करेंगे उसका जवाब सटीक रूप से दिया जा सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।